हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फराज खान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल खान स्टडी पॉइंट पे। आज से हम क्लास 10 साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून रहे हमारी वीडियो के साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। इसका मतलब होता है जब कोई एक सब्सटेंस एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना देते हैं तो उसे हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एंड इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, और हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी भी फिजिकल मेथड से बदल नहीं सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और फिजिकल मेथड क्या होते हैं? वो फिजिकल मेथड ये सब होते हैं। फर्स्ट, मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवापोरेशन। ये वो फिजिकल मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, मतलब जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो चेंज इन स्टेट, तो स्टेट्स में चेंज होते हैं। अब स्टेट कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैसियस स्टेट। ये 3 स्टेट होती है। तो फ्रेंड, अगर कोई सब्सटेंस हमारा एग्जांपल के लिए सॉलिड स्टेट में रहा होगा तो वो सब्सटेंस लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में हो सकता है चेंज, और अगर वो लिक्विड में हो सकता है तो लिक्विड से वो गैस में चेंज हो सकता है। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वो उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है। और सेकेंड पॉइंट है चेंज इन कलर। तो फ्रेंड्स, अगर रिएक्शन से पहले अगर किसी सब्सटेंस का कलर जो है वो कुछ और रहा होगा, एग्जाम्पल रेड, तो वो बाद में ब्राउन या ब्लू हो सकता है। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन में चेंज होता रहता है टेम्परेचर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर कम भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस का बनना आम सी बात है। कोई गैस कोई सी बन सकती है, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन गैस बन सकती है, CO2 गैस बन सकती है, नाइट्रोजन गैस बन सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के 2 मेन पार्ट्स के बारे में। तो हर एक केमिकल रिएक्शन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो इसे हम एग्जांपल के सारे समझते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनके बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स, और ये मिलकर बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट बन रहा है इन दोनों चीजों के मिलने से। और हमें एक बात का और ध्यान रखना होता है कि इस एरो के लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो हमारा रिएक्टेंट ही होता है, और इस एरो के राइट साइड में जो भी होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? It involves uses of symbol of reactants and products with the mention of physical state। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं, अगर हम उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO होता है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह पर उनके सिंबल लिख देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है, और उसके साथ में हमें उसकी स्टेट लिखनी पड़ती है कि वो जो रिएक्शन जो दिया हुआ है हमें इक्वेशन सिंबल वो किस फॉर्म में है। तो वो फॉर्म्स के S, L, G या फिर AQ की फॉर्म में हो सकती है। अब ये इसका मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म, L का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, G का मतलब होता है गैस, एंड AQ का मतलब होता है एक्वस। अब ये एक्वस क्या होता है यहाँ जान लेते हैं हम। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर।
ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट वाटर होता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास में ये इक्वेशन है Fe प्लस H2O। Fe क्या होता है? आयरन। H2O यानी कि वाटर। ये मिलकर बना रहे हैं Fe3O4 आयरन सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम बैलेंस कैसे करते हैं? इसके लिए पहले हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में हमें 3 पार्ट बनाने हैं। फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सेकंड रिएक्टेंट के लिए, थर्ड प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि हर एक रिएक्शन में एलिमेंट हम कुछ ना कुछ यूज करते ही हैं। साथ में जो लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और जो राइट साइड में बनता है हमारा वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर Fe और यहाँ पर Fe को हम चेक करते हैं कि दोनों तरफ कितने कितने एटम्स हैं। तो रिएक्टेंट साइड जो कि ये 2 है, रिएक्टेंट साइड में जो हमारा Fe है उसका सिर्फ 1 एटम है और ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर जो Fe है यहाँ पर Fe के 3 एटम्स दिए हुए हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं Fe का, यहाँ पर रिएक्टेंट का 1 एटम और प्रोडक्ट में Fe का ये 3 एटम, ठीक है। अब हम H यानी कि हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर H 2 एटम्स है और यहाँ पर भी H के 2 ही एटम्स है, तो 2 हाइड्रोजन बराबर है। अब हम O लिख लेते हैं कि O का यहाँ पर एटम है सिर्फ 1, तो यहाँ हम लिख दिया 1 और यहाँ पर O के हैं 4 एटम्स और यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो है वहाँ दोनों साइड एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएं कैसे भी। तो पहले हम आयन को देखते हैं। अगर आयन के रिएक्टेंट में सिर्फ 1 एटम है और प्रोडक्ट में 3 एटम्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले सबके दोनों साइड ये ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमें इनके अंदर के पार्ट को कोई चेंज नहीं करना है। हमें इसके बाहर ही कुछ नंबर लगा के मल्टीप्लाई करके इसको हम बैलेंस करेंगे। तो अगर हमें इस 1 को 3 बनाना है तो हम इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 बना सकते हैं और हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3। तो ये इस तरीके से Fe हमारा 1, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा तो उसका मतलब होता है कि Fe 1 है, इसका एटम 1 है, तो 3 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो गया तो 3 1 जा 3 आएगा। तो इस तरीके से ये भी Fe3 हो गया, ये भी Fe3 हो गया और बराबर होगा। Fe हमारे आयन बराबर हो गए। अब हम हाइड्रोजन पे चलते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे पहले से ही बराबर है, तो हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में यहाँ पर 4 एटम्स है। तो अगर हमें ऑक्सीजन को 4 करना है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये हमारा 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर 4 लिखने की वजह से अब जो हमारा हाइड्रोजन है वो 4 2 जा 8 हो गया है। अब जो हमारा हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट का 8 हो गया है। तो इसलिए और प्रोडक्ट हमारा सिर्फ 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करके इसे भी 8 बना सकते हैं और हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं और इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब हम इसको नीचे एक बार और लिखते हैं इसकी फिजिकल स्टेट के साथ में। तो Fe हमारा 3 आया था तो 3 Fe और ये Fe जो आयन होता है वो सॉलिड फॉर्म में है, प्लस H2O लिखा था, H2O हमने लिखा, यहाँ पर 4 आया था तो हम यहाँ पर 4 लगा देते हैं 4 H2O। और जो H2O होता है वो लिक्विड होता है, नहीं वाटर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर L लगाया, L मतलब लिक्विड। अब एरो के बाद का पार्ट यहाँ पर है, Fe3O4 जो बना हुआ था वो सेम का सेम यहाँ पर रखा हुआ है और ये सॉलिड फॉर्म में तो हमने ऐसे रखा है, प्लस H2 जो कि गैस की फॉर्म में होता है वो गैस की फॉर्म में रखा है। यहाँ पर 4 लिखा था हमने तो यहाँ पर भी हम इसे 4 लिख देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाती है। और एक बात और, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, जो रिएक्शन असंतुलित होती है, अनबैलेंस्ड होती है, उसको हम स्केलेटल
इक्वेशन बोलते हैं। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन यानी कि कंकालीय अभिक्रिया के नाम से समीकरण के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये तो सीख लिया कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, लेकिन हमें यही पता होना चाहिए कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को चेंज करने की, उसको बैलेंस करने की। तो टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो मास होता है वो ना ही बन सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी कि जो मास है किसी भी एलिमेंट का वो उतना ही रहेगा जितना है। ठीक है, जैसे कि हम इसे समझते हैं इस इक्वेशन से, इसको हम दोबारा से हम बैलेंस करके देखते हैं और किसी को समझ में ना आया हो पिछला एग्जाम्पल तो। जैसे कि ये दो हमारे रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी है प्रोडक्ट साइड। अब मैग्नीशियम का यहाँ पर सिर्फ एक एटम है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है, तो ये बराबर है यानी बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो अगर हमें इस ऑक्सीजन को दो करना है तो हम ये बिना टेबल के भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन जो है 2 1 जा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 लिखने की वजह से जो मैग्नीशियम है, अब वो मैग्नीशियम 2 बन चुका है, क्योंकि ये भी यहाँ भी 1 है मैग्नीशियम, तो 1 2 जा 2 1 जा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो 1 है, तो यहाँ पर हमें 2 एक बार और लिखना पड़ेगा, जिससे मैग्नीशियम भी यहाँ पर 2 हो गया, वहाँ भी मैग्नीशियम 2 हो गया। ठीक है, तो यही इस नियम में बताया गया था कि जो एलिमेंट्स के जो एटम जो होंगे वो हमेशा बराबर ही होने चाहिए इस लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर हो गया है कि मैग्नीशियम के भी 2 ही एटम्स आए हैं, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स आए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स हुए हैं केमिकल इक्वेशन में। तो फ्रेंड्स, अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शन जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो 5 तरह की होती है। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम हिंदी में संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसको हम हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और 5 एंड लास्ट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम उपचयन व अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं और इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। इसका मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा, जैसे एग्जांपल के लिए A और B हमारे 2 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, मिलकर बना रहे हैं एक प्रोडक्ट C, तो इसका मतलब होगा कि ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया गया है कि A और B 2 कोई भी रिएक्टेंट है, वो मिलकर एक प्रोडक्ट C बना रहे हैं। और इसी का ठीक उल्टा होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एक हमारा रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट, वो डिकम्पोज यानी कि टूट जाता है प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब हीट देने पर वो टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने एक सिंगल रिएक्टेंट लिया है जो कि हीट के प्रेजेंस में B और C 2 प्रोडक्ट में टूट गया है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें आयंस के एक्सचेंज से एक नया प्रोडक्ट हमारा बनता है और इसमें एक साथ 2 जगह पर डिस्प्लेसमेंट होती है, इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं।
और फिफ्थ हमारा होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन में ये सब हमें चीज़ देखने को मिलेंगे, वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम बारी बारी से बोल सकते हैं। तो इन 5 टॉपिक्स को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो से ऐसे जुड़े रहिए, हमें इससे सपोर्ट करिए और हमारी आने वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।